टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट की सूची में सुदर्शन टॉप 6 पोजीशन पर था। अपनी 25 साल की बेटी को कार में बिठाकर वो एक सामान्य गांव केशवपुर नाम के ग्राम प्रधान प्रसाद के घर जाता है। दोनों दोस्त काफी लंबे समय से ही समधी बनने का फैसला लिया था, जिसकी घोषणा उन्होंने आज कर ही दी। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद सभी ने अनामिका और रमेश को हॉल में अकेला छोड़ दिया। बाकी लोग वहाँ से चले गए। अनामिका और रमेश एक दूसरे से बात करने लगे। अनामिका ने अपनी राय बताई। यानी आप मुझे पसंद करती हो अनामिका? पसंद तो करती हूँ, पर शहर में परिवार शुरू करे तो अच्छा रहेगा। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है अनामिका। मेरी मंगेतर होने के नाते अगर गलती से मैं किसी और को देखूं, ये गलत बात होगी। पर अगर तुम कहो कि मैं माता पिता का ख्याल ना रखूं, उनकी देखभाल ना करूं, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। मैं अलग परिवार के बारे में सोच नहीं सकता। कभी अगर ऐसी परिस्थिति आई तो मैं सोच के देखूंगा। इस तरह काफी देर तक वो एक दूसरे से बातें करते हैं। अंधेरा उतर आता है, आसमान में सितारे आ जाते हैं। फिर सभी लोग डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठ के खुशी खुशी भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ दिनों के बाद अच्छा मुहूर्त देख के रमेश और अनामिका की शादी हो जाती है। सुदर्शन अपनी बेटी अनामिका का हाथ शारदा के हाथों में देकर रोते रोते कहते हैं, शारदा दीदी, अनामिका जब 10 साल की थी उसकी माँ गुजर गई थी। आप उसका ख्याल रखिएगा। मुझे पता है आप ख्याल रखेंगे, पूरा भरोसा है। पर पिता हूं ना, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, माँ की तरह ख्याल रखिएगा और सास की तरह सिखाइएगा। अनामिका, अपना ख्याल रखना। ऐसा कहने के बाद सुदर्शन अनामिका की तरफ देखते हैं। देखो बेटा, मैं व्यस्त रहता हूँ, पर जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं मिलने आ जाऊंगा। ख्याल रखना, अपनी सासू माँ की हर बात मानना। इस तरह कहकर सुदर्शन अपनी गाड़ी में बैठकर घर वापस चला जाता है। दिन निकल रहे थे। उस पिछड़े गांव में अनामिका बहुत उदासी के साथ अपनी जिंदगी काट रही थी। एक दिन दुखी होकर उसने रमेश से कहा, रमेश, जब मैं पिताजी के साथ थी कभी भी मुझे पैसों की दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। एक छोटा सा आइसक्रीम खाने के लिए भी आज मेरे पास पैसे नहीं है। देखो अनामिका, टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट में 6ठे स्थान के सुदर्शन की बेटी अब तुम नहीं रही। ना ही ये कोई बड़ी सिटी है, ना ही टाउन है। ये एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे कुछ नियम कानून होते हैं जिसे हमें पालन करना होता है। मैं समझी नहीं। हमें मुफ्त में पैसे यहाँ नहीं मिलते हैं। मेहनत करनी होती है, परिश्रम करनी होती है। ठीक है, फिर शहर में प्राइवेट स्कूल में टीचर की जरूरत है, मैं वहाँ ज्वाइन कर लेती हूँ। बार बार सासू माँ से इस तरह से पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम अपनी सास को अपनी माँ जैसा बिल्कुल नहीं सोच रही हो, इसीलिए दिक्कत हो रही है। अगर तुम अपनी सास को माँ जैसा सोचोगी, फिर तुम्हें इन सब के लिए कभी दिक्कत नहीं होगी। वो बात नहीं है रमेश, जब मैं सासू माँ से पैसे मांगती हूँ दे देती है, पर हिसाब मांगने लगती है। यही बात समझ में नहीं आती है, और मैंने आज तक अपने पिताजी को भी कभी हिसाब नहीं दिया। फिर मेरी माँ को तुमसे क्या पूछना चाहिए, ये भी तुम ही बता दो। मेरा ऐसा मतलब नहीं था रमेश। ये तुम्हारा ससुराल है, सही गलत क्या है ये सीखोगी यहाँ। हिसाब मांगने का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा अपमान कर रही है। बस वो जानना चाहती है कि तुम सही चीज के लिए खर्च कर रही हो कि नहीं। तुम्हें चाहे कुछ भी करना हो अनामिका, माँ से तुम अनुमति लेके तुम्हारी जो मर्जी कर सकती हो। ऐसा कह के रमेश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अनामिका सासू माँ शारदा से जाती है टीचर की नौकरी की बात करने के लिए। बस एक शर्त पे वो तैयार हो गई कि पूरी तनख्वाह वो लेगी। इसी बात पे अनामिका को वो नौकरी भी करने देगी। अनामिका सुबह सुबह उठ के घर का काम काज खाना पका के फिर तैयार होके स्कूल के लिए निकल जाती थी। फिर स्कूल में जाके बच्चों को अच्छे से पढ़ाया करती थी। महीने के अंत में जो पैसे मिलते थे वो लाके सासू माँ के हाथ देती थी। शारदा उसे बैठकर गिनती थी। अनामिका, इसमें 200 रुपए कम है, क्यों? सासू माँ, एक दिन मैं स्कूल नहीं गई थी, उसी के पैसे कट गए हैं। तब जाके शारदा अपना मुंह बंद करती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका की जिंदगी में बोरियत आ गई थी। एक दिन वो अपने स्कूल के दूसरे एक टीचर के साथ पिक्चर देखने के लिए चली जाती है। एक दिन और वो स्कूल नहीं जाती है और पूरा शहर जाके घूमती है। फिर एक दिन कह दिया कि दोस्त की शादी है, ऐसा कह के वो स्कूल नहीं गई और पैसे ले ली। इस तरह अनामिका कुछ न कुछ बहाने मार के स्कूल नहीं जा रही थी और अपना मौज मस्ती कर रही थी। फिर महीने की पहली तारीख आती है। अनामिका क्लासरूम में जाके बहुत घबराई हुई थी। आज पहली तारीख है,
सासू माँ तनख्वाह के बारे में पूछेगी, अब क्या होगा? मालविका मैडम के कर्ज उतारने में ही सारे पैसे मेरे निकल जाएंगे। सासू माँ के सामने सम्मान चले जाए तो कोई परवाह नहीं, पर दूसरे टीचर के सामने नहीं जाना चाहिए। मालविका मैडम के साथ कुछ एडजस्ट करना होगा और सासू माँ को कुछ कहा नहीं देना पड़ेगा। शाम को वो सैलरी लेके मालविका मैडम को दे देती है। फिर वो स्कूल से निकल जाती है। वहाँ सासू माँ सोफे पे बैठ के बार बार कही जा रही थी, आज बहू की तनख्वाह आएगी ना। ये आशा लेके वो बहू की राह देखे जा रही थी। सैलरी 10 दिनों के बाद आएगी, ऐसा अनामिका कहती है। इस तरह दिन निकलते हैं। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सासू माँ जाने उसकी अय्याशी भरी जिंदगी के बारे में, इसीलिए वो क्वेश्चन पेपर लीक करके बच्चों से पैसे ले लेती है। उन पैसों को ले जाके वो शारदा को दे देती है। फिर से वो अपनी मौज मस्ती के लिए स्कूल में छुट्टियां लगा देती है। जब भी उसे पैसों की जरूरत होती थी, वो क्वेश्चन पेपर लीक कर देती थी। 2 महीनों से अनामिका सासू माँ के हाथों में पैसे देना बंद कर देती है। सासू माँ को शक होता है, बाप रे, अगर सासू माँ स्कूल पहुँच के पूछ ली तो मेरी खुशी में पानी फिर जाएगा। पहले उन्हें तनख्वाह देनी पड़ेगी। इस तरह से सोचकर अनामिका 10th क्लास के फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक कर देती है और बच्चों से उसके बदले वो पैसे ले लेती है। और इस तरह पैसे लेते हुए एक दिन वो पुलिस के सामने रंगे हाथों पकड़ी जाती है। अनामिका को पुलिस पकड़ के सीधा जेल में डाल देती है। इस तरह अनामिका की ये खबर टीवी और पेपर में भी छप जाती है। दिन ब दिन अनामिका की परिस्थिति और खराब हो जाती है। अब उसे घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता है। अब वो घर पर ही रहती है और घर का सारा कामकाज करती है। ये स्टोरी अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। केशवपुर गांव के पास प्रसाद नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। वो एक दिन गड्ढा खोद रहा था। उसकी पत्नी शारदा उसके पास खड़े होके आसपास देख रही थी। इस तरफ कोई नहीं आ रहा है, आप खोदते रहिए, मैं गाड़ी के पास जाती हूँ। गाड़ी में बहू अनामिका की लाश पड़ी हुई है। जोर से मत कहो, पेड़ों के भी कान होते हैं। हाँ, क्यों नहीं, कान, मुंह, नाक, दांत सब होंगे। बंद करो तुम और तुम्हारे चुटकुले। बकवास, तुम्हें नहीं पता कब क्या कहना चाहिए, पर ये जरूर पता है दहेज पाने के लिए बहू की जान कैसे लेना है। ये मत भूलना, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। बात करते करते वो गड्ढे खोदे जा रहे थे। शारदा चारों दिशाओं की तरफ नजर रख रही थी। तभी कुछ देर के बाद, शारदा, ये गड्ढा काफी है या और बड़ा खोदूं? एक काम करो, मैं उस गड्ढे में जाके लेट जाती हूँ, फिर तुम मेरे ऊपर मिट्टी डाल देना। अगर हाथ पैर ना दिखे तो समझ लेना गड्ढा ठीक है। अरे वाह, ये विचार तो अच्छा है। अगर पता होता ऐसे तुम मदद करोगी, फिर तो मैं भी अपने बेटे के साथ साथ एक और शादी कर लूँगा। ये सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आया। प्रसाद कुछ नहीं कहता है और वो सीधा कार में जाता है। वहाँ जाने के बाद वो डिक्की खोलकर देखता है। वहाँ अनामिका अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तभी अनामिका के दिमाग में एक बात आती है, माँ दुर्गा, कम से कम मेरे पति रमेश, उन्हें तो इस बारे में पता चलनी चाहिए। जो आप पे भरोसा करते हैं उनका आप रक्षा करती है माँ। जब से मैंने आपके बारे में जाना, बस आप ही की पूजा की, आप पे भरोसा किया, किसी और के पास नहीं गई, किसी और के बारे में नहीं सोचा। आप मेरी सब कुछ है, शादी भी आप ही ने कराई। अब जब मैं जा रही हूँ तो माँ बनके आप मेरे साथ ही रहिएगा। इस तरह वो विनती करती है। फिर अनामिका जब आखिरी सांसें ले रही थी, उसकी सासू माँ शारदा उसके पैर पकड़ती है। उसके ससुर जी उसके हाथ पकड़ते हैं और फिर अनामिका को उसी हालत में उस गड्ढे के पास ले जाते हैं और वहाँ लिटा देते हैं। बाप रे, देख के तो एकदम पतली लकड़ी जैसी लगती है। ऐसा मानो कि वो पत्ता हो जो फूंकने से भी हवा में उड़ जाए, पर उठाओ तो पता चले कितनी भारी है। मैं तो थक गई। अनामिका अभी भी मरी नहीं है, आखिरी सांस ले रही है। अगर हम उसे गड्ढे में फेंक के मिट्टी से ढक देते हैं तो उसकी आखिरी सांसें भी बंद हो जाएगी। देर मत कीजिए, ऐसा ही कीजिए। ऐसा कह के वो गुस्से से अनामिका को एक लात मारती है। अनामिका जाके उस गड्ढे में गिर जाती है। फिर अचानक से जोरों की हवा चलने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगे। शारदा, लगता है बारिश होगी। चलो जल्दी, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर इस गड्ढे का क्या होगा? वैसे भी आखिरी सांस चल रही है, इस तूफान में वो भी बंद हो जाएगी, उसकी आखिरी सांस भी चली जाएगी। चलो। ऐसा कह के शारदा और प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं।
अनामिका जो अपनी आखिरी सांस ले रही थी वो तड़प रही थी। माँ दुर्गा, मुझे बचाओ। इस तरह वो विनती करती है। उसके बाद अचानक से माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हो जाती है। अनामिका को उस गड्ढे में देखकर वो एक महिला का रूप धारण करती है। वो आके अनामिका की जान बचाती है। फिर दोनों जाके जंगल के एक बड़े से पत्थर में बैठते हैं। आपको देख के लग रहा है कि मैं आपको बहुत दिनों से जानती हूँ। मैं सभी के लिए एक माँ हूँ। मुझे पता था तुम समस्या में हो, इसीलिए मैं आई। बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? तुम इस गड्ढे में गिरी हुई थी, इसका मतलब तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है। तुम्हारे आंसू कीमती है। बताओ क्या समस्या है? अनामिका ये सुन के रोने लगी। फिर अपने आंसुओं को समेटकर वो बताने लगी किस तरह दहेज के लिए उसके साथ मारपीट किया गया, चम्मच से उसके शरीर को जलाया गया, अपने शरीर के दागों को दिखाए और सारी बातें खुल के बताई। इसके बावजूद भी जब तुम्हारी जान नहीं गई तो उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत मारपीट किया और फिर तुम्हें इस जंगल में ले आए कि मिट्टी के नीचे लाके तुम्हें वो गाड़ दे। यही बात है ना माँ? अनामिका कुछ कह नहीं पाई, बस चुपचाप अपना सर हिलाया। फिर वो महिला एक जादुई अनामिका बन गई ताकि वो शारदा और प्रसाद को सबक सिखा सके। उस महिला को भेष बदलते देख अनामिका कहने लगी, मुझे पता था माँ आप आएंगी। आप महिला का वेश धारण करके मुझे बचाने आई है। आप ही देवी दुर्गा है। मैं जानती हूँ किसी को कुछ पता चले या ना चले, लेकिन आप देवी दुर्गा है। नहीं, ये बहू के रूप में दुर्गा है। चलो तुम्हारे ससुराल चलते हैं। ऐसा कह के दोनों अनामिका के ससुराल जाते हैं। वहाँ सोफे में प्रसाद, शारदा और बेटी पद्मिनी बैठकर तीनों बातें कर रहे थे। बहू रानी आंखों में चश्मा लगाकर हाथ में सूटकेस लेकर उनके सामने खड़ी थी। वो अनामिका को वहाँ देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद भूत भूत कह के वो सब डरने लगते हैं। सासू माँ, ससुर जी, मैं भूत नहीं हूँ, मैं आपकी बहू अनामिका हूँ। डरिए मत। आपको ज्यादा दहेज चाहिए था ना? ये लीजिए, एक बार इधर देखिए तो। ऐसा कह के वो सूटकेस खोलती है। उसमें बहुत पैसे थे। सास ससुर ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दे दो, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? मैं दूंगी सासू माँ, आपके लिए ही तो लाई हूँ, और किसे दूंगी भला? पर ये बताइए, अगर मैं ये पैसे आपको दूं तो आप फूलों से स्वागत करेंगी मेरा देखभाल करेंगी, तभी मैं ये पैसे दूंगी। हाँ जरूर, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। ऐसा कह के वो जल्दी जल्दी किचन में जाती है और 5 मिनट में गर्मा गर्म चाय बना के अनामिका को ला के देती है। अनामिका जानबूझ के उस गर्मा गर्म चाय को सासू माँ के मुंह के ऊपर जाके फेंकती है। इसमें न चीनी है न कुछ और है, मेरे लिए दूसरी चाय ले आके दीजिए। अनामिका की इस हरकत पे शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए हाथ उठाती है। अनामिका पैसे दिखाती है। शारदा फिर उसे मार नहीं सकती और फिर अपने हाथों को नीचे कर लेती है। वो हंसती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन सब्जी अच्छी नहीं बनी थी, उसमें नमक नहीं था। अनामिका ने उसमें 1 कटोरी नमक मिला दिया और पद्मिनी को चख के देखने को कहा। पद्मिनी नहीं खाएगी बोल के रोती है। अनामिका उसे पैसे दिखाती है। फिर बिना कुछ कहे पद्मिनी खाने लगती है। इस तरह शारदा, प्रसाद और पद्मिनी को बहू अनामिका ने अच्छा सबक सिखाया। अब अनामिका के पास इतने पैसे थे और इतने साहस भी थे। ये सब अचानक से अनामिका के पास कैसे आया, ये जानने के लिए वो चुपचाप खिड़की से एक दिन झांकते हैं। एक अनामिका बिस्तर पे बैठी थी और दूसरी अनामिका दुर्गा माँ के रूप में थी। ये देखकर वो बहुत आश्चर्य हुए। बहू को बचाने स्वयं माँ दुर्गा आई, ये देखकर उन्हें लगा कि बहू में बहुत ज्यादा श्रद्धा भक्ति है। तब से बहू अनामिका से वो डर डर के रहने लगे।